हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर का मैं यहाँ पर संपूर्ण हल लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए जाएंगे। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको बारीकी से समझाया जाएगा, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जो बारीकी से समझना है, आपको समझने पे विशेष ध्यान देना है ताकि आप समझ लो और पेपर में आप पूरा का पूरा यहाँ पर छाप कर आ जाओ। बिल्कुल आपको इन प्रश्नों को यहाँ पर रट लेना है और समझने के बाद मैं आपको वीडियो के बीच में ये भी बता दूंगा कि आप इसका जो है पीडीएफ फिर लिखित में उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को जो है पूरा देखना है। आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। और ये मेरी गेसिंग है और मेरी गेसिंग कभी फेल नहीं हो सकती है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेरी गेसिंग कभी फेल नहीं होती है। आप पुराने पेपर पर जाकर देख लेना कि पेपर में कितना फंसा था और कितना नहीं फंसा था, आप जाकर वहाँ पर देख लेना। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। छात्रों, आपको वीडियो देखते देखते ही सारे प्रश्न यहाँ पर याद हो जाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझना है। पहले क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला आपको दिया है Fe प्लस CSO4 टेंस टू FeSO4 प्लस Cu। उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है? तो छात्रों, उपरोक्त जो आपको अभिक्रिया दिख रही है यह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या छात्रों? अभिकारकों के जो आयन होते हैं, आयनों को क्या हो जाता है छात्रों? विस्थापन हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर Fe है, यहाँ पर ACO4 है। तो देखिए SO4 से क्रिया क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। निकल लिया, Fe निकल लिया, यहाँ पर बन गया FeSO4। मतलब कि जो SO4 है, SO4 क्या है? आयन है। आयन इसके साथ जुड़ गया, प्लस बचा आपके पास सिर्फ Cu। तो यहाँ पर आखिरी में बचा Cu। दूसरा हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? तो छात्रों, यहाँ पर देखिए जो प्रबल अम्ल नहीं है वह है H2CO3। तीसरा में दिया है, वृक्क की छनन इकाई क्या कहलाती है? छात्रों, तो देखिए वृक्क की जो छनन इकाई है वह नेफ्रॉन यहाँ पर कहलाती है। मतलब जिससे जो वृक्क की जो अशुद्धि होती है वह छनती है, वह यहाँ पर नेफ्रॉन कहलाती है। चौथा में दिया है, हाइड्रा जो नामक जीव है उसमें प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो छात्रों, विखंडन विधि के द्वारा जो है प्रजनन, यानी कि जो हाइड्रा है वह यहाँ पर जनन यानी कि अपने संतान जो है उत्पन्न करता है। पांचवा में दिया है, तारों के टिमटिमाने का कारण है? तो छात्रों, तारे के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। दूसरे में हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर आएगा छात्रों आदि। मतलब जो गोली दर्पण होता है उसमें जो फोकस दूरी f का मान होता है वह उसकी वक्रता त्रिज्या r का आधा यहाँ पर होता है। ये इसका जो है फॉर्मूला भी यहाँ पर हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं छात्रों, यहाँ पर दिया है कि पौधों में पौधों में खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण खालिस्तान ऊतकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है छात्रों? फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तीसरा, केब्स क्रिया खालिस्तान के अंदर पूर्ण होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होती है। चौथा में दिया है, मेंढक के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। छात्रों देखिए, मेंढक के हृदय में जो है 3 कक्ष यहाँ पर होते हैं। पांचवा में दिया है, लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो छात्रों, लोहे में जंग लगना जो है संचारण क्रिया का उदाहरण है। संचारण संचारण में होता है कि छात्रों, वायु की नमी में जो धातु होता है उसमें जो है कई सारी अशुद्धियां लग जाती है, जैसे जंग लग जाती है, उस हम यहाँ पर संचारण कहते हैं। तीसरे में छात्रों में यहाँ पर जो है सही जोड़ी बनाना। तो देखिए पहला आपको दिया है विरंजक चूर्ण। तो देखिए छात्रों, विरंजक चूर्ण की जो सही जोड़ी, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है छात्रों? CaOCl2। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है छात्रों CSO4 इंटू 1/2H2O। इस प्रकार आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तीसरा, जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 इंटू 2H2O। चौथा दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है कोष्टक में COOH2। पांचवा में दिया है, सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। अब छात्रों, यहाँ पर हमें एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखना। तो देखिए पहला हम देखते हैं, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। तो छात्रों, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम है क्या? साइट्रिक अम्ल। दूसरा, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या यहाँ पर होती है 7।
तीसरा में दिया है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो छात्रों लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/2 ना, ये आपको बेसिक रूप से याद रखना है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इज इक्वल टू 1/2। ये आपको अभी आगे वाले प्रश्न में देखने को मिलेगा। चौथा में दिया है दर्पण सूत्र लिखिए। तो छात्रों दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर से 1/b प्लस 1/u। पांचवा में दिया है प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम लिखिए। तो छात्रों यहाँ पर देखिए प्लेनेरिया में प्रजनन किससे होता है, आप संतान किससे उत्पन्न करते हैं, अलैंगिक विधि से उत्पन्न करते हैं, मतलब कि उनमें जो है उन्हें लिंग की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। अब देख छात्र प्रश्न 5 में दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। दो अंक के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो छात्रों देखिए जब अम्ल जो है किसी क्षार से क्रिया करता है, समझिएगा, जब जो अम्ल है किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है। इससे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर HCl जो है क्या है, अम्ल है, ये NaOH क्षार से यहाँ पर क्रिया कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो NaCl है वह इस Cl से क्या कर लेता है, अभिक्रिया करके यहाँ पर NaCl बना लेगा। प्लस देखिए छात्रों यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, कुल मिलाकर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पर प्लस में बन जाएगा H2O। NaCl मतलब कि नमक को हम कहते हैं क्या, लवण, और H2 क्या है छात्रों, जल यहाँ पर है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप छात्रों, HNO3 क्या छात्रों, अम्ल है और KOH क्या छात्रों, क्षार है। तो देखिए यहाँ पर K कितना है, पोटेशियम 1 है, OH 1 है, O 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो K है, K N और O3 से क्रिया करके यहाँ पर KNO3 बना लेगा। प्लस यहाँ पर देखिए एक और एक यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के पास बचे और एक ऑक्सीजन बचा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस में H2O। KNO3 क्या है, लवण है, और H2 क्या है, जल है। इस प्रकार जो छात्रों यहाँ पर जो आपकी कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर होती है कंप्लीट। प्रश्न 6वां हमें दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ पर समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपने ऊपर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में भी देखा होगा। तो देखिए आपको बताया था मैंने, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। सही विकल्प में भी मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उन्हें कहते हैं छात्रों द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर समीकरण आपको दिख रहा होगा, BaCl2 प्लस Na2SO4 टेंस 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर Ba कितना है, B है 1, ठीक है। Cl कितने हैं, 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर Na भी 2 है और यहाँ पर SO4 है। तो देखिए यहाँ पर होगा कि छात्रों जो Ba है, Ba SO4 से क्रिया करेगा। SO4 क्या है, आयन। तो देखिए इनमें आयन का जो है स्थानांतरण हो गया। प्लस यहाँ पर क्या बचा छात्रों, 2 Na बचा और 2 Cl यहाँ पर बचा। तो देखिए 2 Na और 2 Cl को हम लिख सकते हैं 2 NaCl। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से 2 NaCl यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। BaCl2 को हम कहते हैं बेरियम क्लोराइड और NO2SO4 को हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। BaSO4 बेरियम सल्फेट, 2 NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। उपरोक्त अभिक्रिया में Cl माइनस तथा SO4 2 माइनस ये क्या है छात्रों, आयन है, इनका आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान यहाँ पर हो जाता है। 7वां में दिया परिवर्तन का आपको नियम लिखना चाहता हूँ। तो देखिए हम परिवर्तन लिख लेते हैं। देखिए परिवर्तन आपको पता होगा छात्रों, परिवर्तन में होता क्या है, देखिए किसी सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में, उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस यहाँ पर लौट जाती है। देखिए मतलब ये जो किरण है यहाँ पर आई और पुनः उसी माध्यम में वापस चले गई। इसे हम कहते हैं कि छात्रों सत्य कहते हैं। इसे हम कहते हैं आपतित किरण यानी कि आई। इसे हम कहते हैं परिवर्तित किरण यानी कि आर। तो देखिए छात्रों बीच में क्या डालते हैं छात्रों, बीच में लगाता है अविलंब, है ना। तो देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होता है ना। देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, परिवर्तित किरण है और ये अविलंब, तीनों देखिए यहाँ पर एक ही तल या फिर सतह पर स्थित है। दूसरा
आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आर का मान जो होता है सदैव यहाँ पर बराबर होता है। तो छात्रों यह था आपका परावर्तन के नियम। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं प्लाज्मा क्या है। तो देखिए समझते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है रंगीन चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें अधिक पानी और प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। बहुत ही चिपचिपा है, जब आप उसमें हाथ में लेंगे तो देखिए इतना चिपचिपा होता है कि आपको जो चिट्टे चिट्टे आपको जो हाथ यहाँ पर हो जाते हैं। बहुत अधिक पानी उसमें प्रोटीन होता है। 9वां देखते हैं अग्नाशय का प्रमुख कार्य क्या है, लिखते तो हम यहाँ पर समझते हैं अग्नाशय का प्रमुख कार्य। तो देखिए आप 2 कार्य भी यहाँ पर लिख देंगे चल रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं अग्नाशय के कार्य। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया है कि अग्नाशय रस का निर्माण करता है। ठीक है, जो अग्नाशय होता है वह अग्नाशय रस का उत्पादन निर्माण करता है। इस रस में 3 प्रकार के एंजाइम यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलोसिन एवं एस्टीएथिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन, स्टार्च को ग्लूकोज तथा वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। दूसरा, यह इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है ना। छात्रों जो शुगर की कमी होती है, जब शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें किसकी कमी के कारण शुगर होती है? उन्हें इंसुलिन हार्मोन कमी के कारण शुगर यहाँ पर होती है। तो ये क्या करता है छात्रों? इंसुलिन हार्मोन को स्रावित यानी कि उत्पन्न करता है और ये शरीर में ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की सांद्रता को स्थिर बनाए रखता है। मतलब ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियमित रखता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा, एवं उसके उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। तीसरा आपको दिया है ये ग्लूकेगिन हार्मोन स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में यहाँ पर भाग लेता है। कोई भी दो आप यहाँ पर कार्य लिख देंगे तो आपको जो है काम चल जाएगा। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सही लिखिए। ऊष्माक्षेपी यानी होता है छात्रों देना और शोषी यानी होता है ग्रहण करना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में होता है कि छात्रों ऊष्मा जो होती है ग्रहण होती है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन यानी होता है, यानी जो ऊष्मा है बाहर निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है, मतलब कि ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो जाती है, निकल आती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ए और बी क्या है? 2 अभिकारक है, इनसे सी और डी उत्पाद बने। उत्पाद बनने के साथ ही इसमें जो ऊष्मा है वह यहाँ पर उत्सर्जित हो गई। तो देखिए इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब जो अभिकारक होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वे उत्पाद जो होते हैं उनकी ऊर्जा से यहाँ पर अधिक होती है। मतलब कि अभिकारकों की ऊर्जा जो है उत्पादी की ऊर्जा से क्या है? बड़ी है। ये चिन्ह किसका होता है छात्रों? बड़े का चिन्ह यहाँ पर होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर निम्नलिखित है। पहला आप देखिए प्राकृतिक गैस का दहन। तो देखिए छात्रों आप यहाँ पर समझिएगा, देखिए क्या देखिए आपको CH4 + 2O2। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन है यहाँ पर 1, हाइड्रोजन है यहाँ पर 4, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 2 4। तो छात्रों यहाँ पर क्रिया होती है। तो देखिए एक कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन से मिलकर यहाँ पर CO2 बना लेता है। तो देखिए 2 ऑक्सीजन को गए तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचे छात्रों? 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बचे हैं। अब देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बचे। तो देखिए छात्रों यहाँ पर अभिक्रिया हो गई 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन और प्लस 2 ऑक्सीजन। तो देखिए छात्रों इस प्रकार जो अभिक्रिया हो गई CO2 + 2H2O वो यहाँ पर बन गया। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि जल, और जो ऊर्जा है वे भी यहाँ पर उत्सर्जित यहाँ पर हो गई। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। मतलब कि जो सब्जी होती है वे घटित हो जाती है, पच जाती है ना, और क्या बनता है? कंपोस्ट यानी कि खाद बन जाती है। वे क्या है? ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण यहाँ पर है। अब 11वें क्वेश्चन में यहाँ पर देखते छात्रों रेखीय आवर्धन से क्या आशय है? स्पष्ट यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए छात्रों हम समझते हैं रेखीय आवर्धन। तो देखिए लेंस व दर्पण से बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है ना, लेंस या फिर दर्पण से कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझिएगा, मतलब कि देखिए मान के चलिए क्या है, ये एक वस्तु और इसका क्या बन रहा है? यहाँ पर देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए छात्रों जो वस्तु की लंबाई होती है और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उनका जो अनुपात होता है हम उन्हें कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम यहाँ पर जो है m से प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या है? एक मात्रहीन राशि है, मतलब किसी को कोई भी मात्रक यहाँ पर नहीं होता है। अब छात्रों यहाँ पर देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन आपको दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है छात्रों? 40 सेंटीमीटर है। उस लेंस की हमें क्षमता की गणना करनी है।
लेंस की क्षमता का सूत्र हमने छात्रों यहाँ पर रिक्त स्थान में भी देख लिया था। P बराबर से होता है 1/f। तो देखिए यहाँ पर देखिए छात्रों, लेंस की क्षमता आपको कितनी दी गई छात्रों, लेंस की क्षमता, लेंस उत्तर लेंस की फोकस दूरी आपको दी है कितनी, +40 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर से होता है कि छात्रों 1 मीटर यहाँ पर होता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 40 में 100 का भाग दे देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर लेंस की क्षमता सूत्र लगा देंगे। लेंस की क्षमता बराबर से होता है 1/f। तो देखिए यानी कि 1/, फोकस दूरी, तो देखिए 1/, फोकस दूरी का मान हमें यहाँ पर दिया है 40/100 मीटर। तो देखिए 1/40/100। तो देखिए यहाँ पर जो 100 है वह ऊपर आ जाएगा, बटे में 40 चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 40 में 100 का भाग जाएगा कितने बार, 2.5 बार। तो छात्रों यहाँ पर जो लेंस की क्षमता है यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 2.5 डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है छात्रों, डाईऑप्टर डी होता है। ठीक है, तो जो चिन्ह फोकस का होगा वही लेंस की क्षमता का भी होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी लेंस के प्रकाश केंद्र से धनात्मक होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे छात्रों, आपको अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण से कि आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। हमें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण बहुत ही ईजी है छात्रों। मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि जो यदि आपने इससे पहले जो प्रश्न है उसे नहीं पढ़ा है, याद नहीं करा है, तो आप इसे समझ भी सके और आप उसे तुरंत याद करके याद भी कर सके, ताकि आप जो है परीक्षा में से भूल ना पाओ। तो देखिए हम समझते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, है ना, मतलब कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर 6 दूनी 12 हमने ले लिए है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हमने कितने, 6 अनुपात में यहाँ पर लिए है। देन 12 अनुपात में हमने यहाँ पर जल ले लिया है और 6 अनुपात में हमने यहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस को ले लिया है। किसकी उपस्थिति में छात्रों, सूर्य के प्रकाश की और बढ़ने की उपस्थिति, क्लोरोफिल बढ़ने की उपस्थिति में हमने जो यहाँ पर क्रिया करा है छात्रों। यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितनी है, 6 दूनी 12 है। यहाँ पर 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो देखिए छात्रों किस प्रकार से अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर देखिए 6 कार्बन थे तो हमने यहाँ पर 6 कार्बन निकाल लिया है। यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं बचा है। हाइड्रोजन कितने हैं छात्रों, यहाँ पर हाइड्रोजन है 24। तो देखिए 24 के हमने यहाँ पर 12 ले लिए, तो देखिए यहाँ पर बचे कितने, 12 बचे यहाँ पर। ऑक्सीजन है 6, तो देखिए यहाँ से हमने कितने, 6 ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो प्लस 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, जो 12 हाइड्रोजन बचे थे वे यहाँ पर जो है निकल चुके हैं, प्लस ऑक्सीजन जो है 6 यहाँ पर जो है निकल चुके हैं। तो इस प्रकार जो छात्रों यहाँ पर अभिक्रिया होती है। तो वे क्या करते हैं छात्रों, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर निर्माण करते हैं C6H12 और 6 किसका सूत्र होता है छात्रों, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र यहाँ पर होता है और जो H2O है वह यहाँ पर जल का सूत्र यहाँ पर होता है और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर निकाल देते हैं। तो आप जो इस समीकरण को यहाँ पर समझ लेंगे। अब 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया है मनुष्य के नर जनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य है। तो देखिए हम समझते हैं वृषण का कार्य, हम समझते हैं दोनों वृषणों का प्रमुख कार्य, जो वृषण होते हैं मतलब जो आपने देखा होगा जो गोटियाँ होती है नीचे की लटकी हुई, का प्रमुख काम शुक्राणुओं और पुरुष हार्मोनों टेस्टोस्टेरोन नामक अंतर स्त्राव का उत्पादन करना यहाँ पर होता है ना। मतलब कि वे क्या करते हैं, शुक्राणु और हार्मोन जो होते हैं पुरुष के, उसका यहाँ पर स्त्राव करते हैं, है ना। दोनों वृषणों में बड़ी संख्या 50 करोड़ प्रतिदिन में शुक्राणु का उत्पादन होता है। शुक्राणु जो होते हैं छात्रों, उसी की मदद से जो स्त्री में जो है यहाँ पर संतान की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। ये आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार में बाहर आए वीर्य 2 से 3 मिलीलीटर में लाखों शुक्राणु यहाँ पर होते हैं, है ना। यदि आपने वीर्य को निकाल दिया तो आपसे जो है लाखों संख्या में यहाँ पर शुक्राणु जो है यहाँ पर निकल जाते हैं।
यहाँ पर देखिए छात्रों, प्रश्न 15 आपको दिया है, अम्ल और क्षार में कुछ 4 अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको अम्ल और क्षार में अंतर दिया है। तो देखिए, एक तरफ आप कॉलम बनाएंगे अम्ल का, दूसरी तरफ आप कॉलम बनाएंगे क्षार का। तो देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं, अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं ना, हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं जल में के जलीय विलयन में यानी जल में के देते हैं छात्रों, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और दूसरा आपको पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना चाहते हो, जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे नीला कर देते हैं। एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको एमपी बोर्ड टर्मिनल एग्जाम पेपर एंड सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप त्रैमासिक परीक्षा का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते अब हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया है श्वसन, यानी जो हम सांस लेते हैं उसको हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, हमें इसके बारे में यहाँ पर बताना। तो देखिए छात्रों, इसको उत्तर हम देखते हैं। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, हमें ऊर्जा चाहिए ताकि हम जो है अपना जीवन यापन कर सके, हम कोई भी काम कर सके। ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है छात्रों, भोजन से प्राप्त होती है। अब जब पाचन क्रिया, जब मतलब कि जब भोजन पचता है तो जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। भोजन जो है मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन इस अभिक्रिया का विशेष नाम है। छात्रों, आप यहाँ पर इतना लिख देंगे, है ना, मतलब कि जो ग्लूकोज होता है वे ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है छात्रों, ऊर्जा प्रदान हमें करता है। तो आप यहाँ पर जो एक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन है C6H12O6, ये किसका है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, प्लस 6O2, है ना, मतलब कि हमने छः आयतन ऑक्सीजन लिया है। तो देखिए मतलब कि यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। इसको आप इक्विवेलेंट करेंगे तो देखिए 6CO2 आएगा, मतलब कि 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन। तो देखिए 6 कार्बन गए और यहाँ पर देखिए 12 ऑक्सीजन यहाँ पर गए, प्लस यहाँ पर देखिए 6H2O, मतलब कि 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन गए और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर गए। तो यहाँ पर जो है समीकरण जो संतुलित हो गया है, प्लस कुछ मात्रा में जो यहाँ पर ऊर्जा जो है उत्सर्जित यहाँ पर हो गई। इस प्रकार जो है छात्रों यहाँ पर आपको समीकरण लिखना है। आपने करे क्या, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को मिलाकर यहाँ पर जो है अपने इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं छात्रों, ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में अंतर। तो देखिए पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को हम ऑक्सी शोषण कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को हम अनोक्सी शोषण कहते हैं। आप छात्रों यहाँ पर कॉलम बनाकर याद करिएगा, याद लिखना है आपको, एक तरफ ऑक्सी और दूसरी तरफ अनोक्सी, ठीक है। इस प्रकार जो आपको कॉलम बनाकर याद रखना है। जैसे कि देखिए ये पहला कॉलम है तो आप इसे ऑक्सी शोषण में लिखेंगे, ये अनोक्सी का है तो आप इसे अनोक्सी वाले में लिखेंगे। दूसरा में आप देखते छात्रों, ऑक्सी शोषण में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनोक्सी शोषण में ग्लूकोज का जो है या फिर भोज्य पदार्थों का जो है अपूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है। तीसरा, ऑक्सी शोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, है ना, तथा जल हमें बनता है, जल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अनोक्सी शोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल एल्कोहल यहाँ पर बनता है, एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5। अब समीकरण भी आप यहाँ पर लिख देंगे। ऑक्सी शोषण में आप समीकरण के लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए सी, मतलब कि वही जो आपने पहले लिखा था अभी, है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट लेकर आप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के से आपके बना रहे हो, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और आप बना रहे हो जल, है ना। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के मिश्रण से आप बना रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और अनोक्सी शोषण में आप कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर एथिल एल्कोहल के मिश्रण का से क्रिया कराकर आप बना रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सॉरी जल, और अनोक्सी शोषण बन रहा था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल एल्कोहल।
तो इस प्रकार जो छात्रों यहाँ पर आपको समीकरण यहाँ पर लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन छात्रों हमें दिया है, आयताकार कांच के गुट के द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए। ये छात्रों जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इससे प्रैक्टिकल करवाएंगे आपके स्कूल में। तो देखिए, कांच का जो गुटका होता है इसमें हमें यहाँ पर अपवर्तन क्रिया को समझाना। तो देखिए छात्रों, कांच की पट्टी में से अपवर्तन, तो छात्रों यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझिएगा। कांच की पट्टी में से अपवर्तन, छात्रों देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है PQRS, ये क्या छात्रों, गुटका है, कांच का आयताकार गुटका है। इसमें से देखिए एक किरण ए जो है वे क्या हो रही है, आपतित होती है, मतलब कि ये क्या है, आपतित किरण है। और अविलंब के लंबवत, यहाँ पर देखिए अविलंब के लंबवत जो है यहाँ पर ER दिशा में जो है अपवर्तित यहाँ पर हो जा रही है। ये पहली सतह PQ के लिए। अब जो SR है इसके लिए जो ER जो किरण है वे क्या होगी, आपतित किरण होगी, क्योंकि जो है इससे वह आ रही है। और F जो FD है वे क्या होगी, अपवर्तित यानी कि निर्गत किरण यहाँ पर होगी। ठीक है, तो मतलब कि देखिए PQ सतह के लिए जो AE किरण है वे क्या है, आपतित है। और EF क्या है, अपवर्तित है। और SR सतह के लिए EF जो किरण है वे क्या है, आपतित है। और FD क्या है, निर्गत किरण यहाँ पर है। आप यहाँ पर नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। N1 N2 क्या है छात्रों, N1 N2 है अविलंब, ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो छात्रों आपको लिख देना है, यहाँ पर वही लिखा है। देखिए, प्रकाश के व्युत्क्रम गमन का सिद्धांत और एक आयताकार कांच की पट्टी में से अपवर्तन। देखिए आप क्या करते हो, एक आयताकार कांच की पट्टी पर चित्रानुसार विचार कीजिए। फलक जो PQ है यानी जो सतह PQ है पर उस पर एक आपतन कोण पर एक किरण AE आपतित होती है। कांच की पट्टी में प्रवेश करने के बाद यह अविलंब की ओर मुड़ती है और EF दिशा में एक अपवर्तन कोण पर गति करती है। जो अपवर्तित किरण EF है वे फलक SR पर एक आपतन कोण पर आपतित होती है, मतलब कि वे फलक SR पर क्या, आपतित किरण कहलाती है। निर्गत किरण FD अविलंब से दूर अपवर्तन कोण E पर यहाँ पर हटती है। इस प्रकार निर्गत किरण FD किरण AE के समांतर होती है, मतलब कि जो FD है यहाँ पर जो FD है आपको दिख रही है वह AE के समानांतर, मतलब कि उसकी जैसी, एक ही जैसी यहाँ पर होती है। लेकिन यह आपतित किरण के सापेक्ष इस तरह समानांतर फलकों वाले अपवर्तक माध्यम से निर्गत किरण के पथ में एक्सेप्ट होता है। अब 19वें क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए छात्रों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण और निवारण हमें यहाँ पर समझाना है। तो छात्रों देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। तो देखिए छात्रों, आप नाम से कंफ्यूज मत होना। नाम से देखिए ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का दोष होता है और दूर दृष्टि दोष में हमें दूर का दोष होता है, लेकिन ये जो है बिल्कुल विपरीत है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता क्या है, इसमें मनुष्य को जो है निकट की यानी जो पास की वस्तु है बहुत तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की जो वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में जो है इसका बिल्कुल विपरीत है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो पास यानी निकट की वस्तु है वे यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे हम दूर दृष्टि दोष यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए कारण हम यहाँ पर देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष के। तो देखिए छात्रों, निकट दृष्टि दोष का पहला कारण यह है कि लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात जो नेत्र की गोले की त्रिज्या है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें केवल पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और दूसरा, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, अर्थात लेंस का जो है मोटा हो जाने के कारण जो है उसकी फोकस दूरी जो है कम हो जाती है ना, मतलब कि हम सिर्फ पास का बस देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण हम देख लेते हैं। तो छात्रों, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को कम कर दे। इसलिए हम किसका उपयोग करते छात्रों, अवतल लेंस का प्रयुक्त करते हैं, है ना। याद रखना आपको, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह आपका बहुविकल्प प्रश्न में भी आ सकता है। और देखिए दूर दृष्टि दोष जो है बिल्कुल निकट दृष्टि दोष का उल्टा। तो देखिए दूर दृष्टि दोष का हम यहाँ पर कारण देखते हैं। तो देखिए पहला हम कारण देखते हैं, बिल्कुल विपरीत होगा उसका। देखिए तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता छात्रों, लेंस से रेटिना तक की दूरी जो है बढ़ जा रही थी और यानी कि जो गोले की त्रिज्या है बढ़ जा रही थी, लेकिन इसमें जो है कम हो जा रही है। लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जा रही है और गोले की त्रिज्या भी यहाँ पर कम हो जा रही है। दूसरा, लेंस के पृष्ठों की वक्रता जो है कम हो जा रही है, अर्थात लेंस जो है पतला हो जा रहा है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है। तो देखिए छात्रों, दृष्टि दोष का निवारण हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इस लेंस को
है ना, इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को बढ़ा दे, अर्थात हम उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयुक्त करना चाहिए। छात्रों यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीसवां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्न रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो छात्रों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जो आपको आना चाहिए, तो देखिए पहला आपको दिया है HNO3 प्लस CaOH2 टेंस टू CaNO3 प्लस H2O। रासायनिक समीकरण में होता है छात्रों, जो आपको तत्व दी गए है वे दोनों साइड जो है समान आयतन में यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हाइड्रोजन है एक आयतन, NO3 है 3 आयतन, Ca है 1 आयतन, OH2 है OH जो है 2 आयतन। तो देखिए छात्रों यहाँ पर बना Ca, तो देखिए छात्रों Ca जो है 1 आयतन में है, NO3 3 आयतन में, मतलब कि दोनों जो है बराबर है। H2 जो है 2 आयतन में, तो देखिए यहाँ पर जो है H2 भी यहाँ पर जो है 2 आयतन में यहाँ पर हो गया, ठीक है। लेकिन छात्रों जो O है वे एक ही आयतन में है, जबकि इसे 3 आयतन में हो। छात्रों हम करेंगे किस पर संतुलित करेंगे, तो देखिए छात्रों हमने यहाँ पर HNO3 का लगा दिया दो आयतन इसे कर दिया HNO3 को, और CaOH2 को वैसा का वैसा रहने दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या छात्रों Ca एक आयतन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 आयतन हो गया, NO3 जो है 3 दूनी 6 आयतन यहाँ पर हो गया, Ca 1 आयतन है और OH जो है 2 आयतन यहाँ पर है। तो देखिए छात्रों Ca 1 आयतन बिल्कुल करेक्ट है, NO3 6 आयतन है, 3 दूनी 6 आयतन है, तो देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्वाइस H2 मतलब कि जो हाइड्रोजन है 2 आयतन में, तो देखिए छात्रों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए O भी 2 आयतन में, देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा में यहाँ पर देखते हैं NOH प्लस H2SO4 टेंस टू Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर भी देखिए जो समीकरण है वह संतुलित नहीं है, तो देखिए हम किस प्रकार संतुलित करेंगे। NOH की लगा दी हमने, आगे लगा दिए 2, तो देखिए और तो देखिए 2 आयतन Na हो गया, 2 आयतन OH हो गया, 2 आयतन हाइड्रोजन हो गया और 4 आयतन SO हो गया। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार संतुलित हुआ, यहाँ पर Na2 हुआ है, तो देखिए 2 ये देखिए दोनों जो है बराबर है। SO4 4 आयतन SO4 है, तो देखिए दोनों भी जो है बराबर है। 4 हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है देखिए 2 और 2 4, ये भी जो है बराबर है। और ऑक्सीजन 2, तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है वे भी यहाँ पर बराबर है। इस प्रकार जो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसे चौथे पाँच बता आप जो है सेल्फ सॉल्व कर लेना, वेरी इजी है। आपको बुक में भी यहाँ पर मिल जाएगा, बुक में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 21 में दिया है, प्रजनन से आप क्या समझते हैं, प्रजनन में DNA द्विगुणन का क्या महत्व है। तो देखिए प्रजनन किसे कहते हैं, जीवों में अपने जैसे संतान पैदा करके वंश में वृद्धि करने की क्रिया को हम प्रजनन यहाँ पर कहता है। मतलब कि जो भी आदमी होता है, जो भी कुछ भी होता है, वे क्या करता है, संतान प्राप्त करता है, जो संतान को उत्पन्न करता है, तो उससे क्या होता है, वंश में उनकी वृद्धि होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब दूसरे भाग में देखते हैं प्रजनन में DNA द्विगुणन का महत्व। तो देखिए थोड़ा बड़ा है यहाँ पर, प्रजनन में DNA प्रतिकृति प्राणी के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। यह स्पीसीज में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं के अस्तित्व को बनाकर रखने में सहायक है। चाहे DNA प्रतिकृति की प्रणाली पूरी तरह से यथार्थ नहीं है, फिर भी इसमें विभिन्नता बहुत धीमी गति से उत्पन्न होती है। इसमें नई विभिन्नता के साथ साथ पुरानी पीढ़ियों की विभिन्नता संग्रहित रहती है, इसलिए समष्टि के 2 जीवों में विभिन्नता के पैटर्न में भी काफ़ी अलग होते हैं। इसके द्वारा 2 या अधिक एकल जीवों को विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में 2 विभिन्न जीव भाग लेते हैं। DNA का प्रतिकृति पीढ़ियों तक गुणों को आगे लेकर चलती है, इससे शारीरिक डिजाइन में समता बनी रहती है, पर नई विभिन्नता के कारण इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इससे प्राणी का अस्तित्व जो है बना रहता है, चाहे उसमें कुछ अंतर आ जाता है। DNA आनुवांशिक गुणों का संदेश है जो जन्म से संतान को प्राप्त होता है। इसके केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना जो है विद्यमान रहती है। सूचना के बदल लाने पर प्रोटीन भी बदल लाएगी, जिस कारण शारीरिक अधिकल्प में भी
विविधता उत्पन्न हो जाती है। डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण डीएनए की प्रतिकृति में कुछ विभिन्नता यहाँ पर जो है उत्पन्न हो जाती है। आप इस प्रश्न को बिल्कुल रट लेना, क्योंकि बायोलॉजी जो है मुझसे उतनी अच्छी यहाँ पर बनती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगला आपको दिया है, कोई डॉक्टर धन 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जो है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता आपको दी गई है। बताइए निर्धारित जो लेंस है अभिसारी है या अपसारी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए छात्रों से हम हल करते तो देखिए लेंस की क्षमता जो आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर आपको दी गई है 1.5 डायोप्टर। क्षमता का हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। क्षमता बराबर से होता है, लेंस क्षमता बराबर से होता है 1/f। एफ जो है यहाँ पर मीटर में यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए 1.5 इज इक्वल टू से 1/f। तो देखिए क्षमता का मान हमने यहाँ पर रख दिया 1/1/f। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है फोकस का मान ज्ञात करना। तो देखिए f बराबर से 1/1.5 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू से देखिए 1/5 हमें से पूर्णांक बनाना है, मतलब कि हमें इसे 15 बनाना। तो देखिए छात्रों ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो है एक के बाद देखिए दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने वहाँ पर शून्य यहाँ पर लग जाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर एक शून्य यहाँ पर लग गया। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कितने हो गए, 10 बटे ऊपर 10 बटे नीचे 15। तो देखिए 5 दूनी 5 भाग दे दिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15 यहाँ पर हो गया। अब देखिए छात्रों यहाँ पर 2/3 आया। तो देखिए हमें जो फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो देखिए ये मीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए हम 2/3 में 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 200/3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। 200 में 3 का भाग देने पर यहाँ पर जो है 66.66 सेंटीमीटर जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अतः लेंस की जो फोकस दूरी कितनी निकलेगी, 66.66 सेंटीमीटर आपकी निकलेगी। और लेंस की क्षमता जो है आपको धनात्मक में दी गई है। देखिए लेंस की क्षमता जो है आपको धनात्मक में दी गई है, इसलिए लेंस क्या है अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस यहाँ पर होगा। और यदि ऋणात्मक दी रहती तो आपको जो लेंस है वह अपसारी यानी कि अवतल यहाँ पर होता। तो छात्रों इस प्रकार जो हमने आपके सभी पेपर का हल देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी